हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसा रहा लास्ट वीडियो, देखा? तो जैसा मैंने कहा था, वी आर बैक अगेन। ठीक, तो फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने डाली थी एटॉमिक स्ट्रक्चर की, और उसमें हम लोगों ने तकरीबन हाफ पार्ट कवर कर लिया था। यानी हम लोगों ने देख लिया था कुछ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, कुछ प्रोटॉन्स के बारे में, कुछ मेंडलीव सर का, सॉरी रदरफोर्ड सर का, जे थॉमसन सर का, जॉन डाल्टन सर का, इन सब लोगों के मॉडल्स हमने देख लिए थे। अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है, और हम लोगों ने एक और चीज देखी थी, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, जिसमें हमने डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस पढ़ी थी, और साथ में थोड़ा सा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आपके साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, और साथ में जाते जाते आपके ऊपर एक सवाल छोड़ के गया था, जो हमारा फिजिक्स कहता है। क्या कहता है फिजिक्स? फिजिक्स कहता है कि आपको कोई चीज उस कलर की तभी दिखाई देती है जब उस कलर की लाइट रिफ्लेक्ट होके उस बॉडी से आप तक आती है। जब तक वो लाइट आपकी आंखों तक नहीं आएगी, यू कांट सी दैट थिंग। तो मेरा सवाल यही था, कहते हैं वाइट, भाई देखिए आज इसीलिए मैंने व्हाइट कलर की शर्ट पहन ली है कि ताकि सारी लाइट रिफ्लेक्ट होकर आप तक पहुंचती रहे। तो व्हाइट क्या करेगा? सारी लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है, और ब्लैक सारी लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर ब्लैक ने सारी लाइट एब्जॉर्ब कर ली, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं किया, तो हमारी आंखों तक कुछ आया नहीं, और आंखों तक कुछ आया नहीं तो इमेज बना नहीं, और अगर इमेज नहीं बना तो हमें ब्लैक चीजें दिखी कैसे? दैट वॉज द क्वेश्चन। सिंपल सा एक छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए, आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों को जवाब मिल गया होगा, और जिनको नहीं मिला है वो अभी आज इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, और बाकी सारी चीजें भी आज इसमें हम देखेंगे, और इस तो कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर आज कंक्लूड कर दिया जाए। तो लेट्स मूव टुगेदर विथ थर्ड मोस्ट पावरफुल साइंटिस्ट, या सबसे ज्यादा काम करने वाले साइंटिस्ट, नील्स बोर की तरफ। हमारे बोर साहब, ये हैं हमारे बोर साहब। एक छोटा सा उनका, काफी सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये हमारे दिख रहे हैं। अब नील्स बोर सर की अगर मैं बात करूं, तो नील्स बोर सर ने क्या किया था? अपना जो भी वर्क किया था, उन्होंने स्टार्ट किया था वर्क करना इन 1913, और ज्यादा कुछ नहीं, इन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल को ही, इन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल को तो कैंसिल कर दिया था। कैसे कैंसिल किया था? मैक्सवेल के मॉडल के बेसिस पे, या मैक्सवेल के थ्योरी के बेसिस पे। अब जब उन्होंने कैंसिल कर दिया, तो उनसे पूछा गया, भैया आप ही बताओ कि आपके अकॉर्डिंगली कैसा दिखाई देता है? तो नील्स बोर सर ने ज्यादा चेंजेस नहीं किए, कुछ अमेंडमेंट्स किए रदरफोर्ड सर के मॉडल में, और अपना मॉडल दे दिया, और उसी मॉडल को हम काफी हद तक सही मानते हैं। काफी हद तक, 100% सही नहीं मानते, काफी हद तक सही मानते हैं। अब इनका मॉडल क्या था एग्जैक्टली? आइए ये देख लेते हैं। इनके मॉडल को अगर हम डिवाइड करें, तो हमें कुछ मिलता है एक ऐसी चीज, यानी हमारे बोर सर का जो मॉडल है, बोर सर का मॉडल वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है? सबसे पहले डिपेंड करता है फिक्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उन्होंने सबसे पहली चीज कही थी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है? फिक्स है। आप कहोगे कि सर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकलता है? तो भैया एनर्जी तो फिक्स है, लेकिन फिर भी वो क्या कर सकता है? एनर्जी गेन तो कर सकता है ना, और जो एनर्जी गेन किया है वो लूज भी तो कर सकता है। तो इस गेन और लूज की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? अपने एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाते हैं, बाहर निकलते हैं, और इवन वापस भी आते हैं अपने सेल में। तो सबसे पहली चीज तो उन्होंने ये कही कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है? फिक्स्ड है। और फिर उन्होंने कहा कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उनकी एनर्जी चेंज होती है ड्यूरिंग ट्रांजिशन, यानी कि जब वो एक सेल से दूसरी सेल तक जाते हैं। और एक और चीज बता दो बेटा, डीएनए ब्लॉक में बहुत काम आएगा अगले साल आपको। ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन का मतलब समझ रहे हैं, ये जब इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरी सेल तक जाता है ना, तो वो एक बहुत अच्छा सा काम करता है, कंपाउंड्स को कलर देता है। अब जैसे इसी में आपको अगर मैं बोलूं कि इनको कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O कैसा दिखाई देता है, तो आप कहोगे कि सर ब्लू कलर का दिखाई देता है। अगर इसी में मैं सिर्फ और सिर्फ कर दूं कि बेटा कॉपर सल्फेट कैसा दिखाई देता है, तो आप कहोगे सर व्हाइट कलर का दिखाई देता है। अब ये व्हाइट और ब्लू का डिफरेंस क्यों हुआ? ये हुआ है सिर्फ और सिर्फ इन ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अगर ये ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो एक कॉपर सल्फेट व्हाइट से ब्लू में कभी नहीं। तो ये ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है।
तीसरी चीज कहता है फिक्स एंगुलर मोमेंटम। फिक्स एंगुलर मोमेंटम यानी mvr इज इक्वल टू NH/4π। ये फिक्स करके चलते हैं। बोर साहब कहते हैं कि भैया यही होना है, इससे ज्यादा नहीं होना। जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ शेल है, किस सेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली इनका क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम हो। और चौथी चीज कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने स्टेशनरी मोशन में मूव करता हुआ दिखाई। जैसे हम लोग होते हैं ना, हम लोग भी चाहते हैं कि अपने आराम से मजे से बैठे रहें और सारा काम होता रहे, सारी चीजें चलती रहें, हमें कभी भी कुछ खुद उठ के कुछ करने की जरूरत ना पड़े। ऐसा ही कुछ हम लोग भी सोचते हैं। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी कहता है कि भैया हमारा ये सेल है और हम इसी सेल के अंदर घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे और अपना प्लानिटरी मॉडल बनाते रहेंगे। समझे? तो ये है हमारे बोर साहब का मॉडल। तो बोर साहब के मॉडल को हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं। अब आते हैं, देखते हैं बोर साहब के पोस्टुलेट्स क्या थे। लेट्स सी पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल। तो बोर मॉडल का कुछ ऐसा ही पोस्टुलेट्स हमें दिखाई देता है। क्या क्या है? सबसे पहला, एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ और फिक्स रेडियस एंड एनर्जी। दीज पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट्स और एनर्जी लेवल। दीज ऑर्बिट्स आर अरेंज्ड concentrately around the nucleus. Second, as long as the electron remain in a particular orbit, it does not lose or gain energy and its energy remain constant. When transition occurs between two stationary states that differ in energy, the frequency of the radiation absorbed or emitted can be calculated, and an electron can move only in those orbits for which its angular momentum in an integral multiple of h/2π. चलो इस लंबी चौड़ी सी चीज लिखिए, छोटे से में काम के साथ। अच्छा, आपने कभी कोई एक्सपेरिमेंट, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, टेक हाफ बकेट ऑफ वाटर। छोटा सा बकेट ले लीजिए, बड़ा वाला नहीं कह रहा हूं कि 20 लीटर वाला आप ले लीजिए। तो कहोगे सर 20 लीटर वाला आपने कहा है, छोटा वाला ले लीजिए, 2 लीटर वाला, 4 लीटर वाला। उसके अंदर आधा बकेट पानी ले लीजिए और उस बकेट को पकड़िए और रोटेट कीजिए। आपको उसको घुमाना है। अब जब आप उसे घुमाएंगे तो आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी, उसमें से पानी गिरता है कि नहीं गिरता? क्या कहा आपने? नहीं गिरेगा? गिर जाएगा? पानी कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि जब कोई चीज सर्कुलेटरी मोशन में होती है तो उस पर दो फोर्स काम करते हैं। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक जो चीजों को, जो उसके ऊपर है सर्कुलेटरी में, उसको बाहर निकाल के फेंकने की कोशिश करता है, और दूसरा क्या करता है, उसको अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करता है। अगर ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हैं तब क्या होगा, वो आराम से सर्कुलेटरी मोशन में करता रहेगा। अगर ये दोनों फोर्सेस बैलेंस नहीं है तो आगे फेंक दिया जाएगा। जैसे नॉर्मली देखो, आप क्या करते हैं, एक जो हम लोग बड़ा नॉर्मल सा करते हैं कि पंखे हैं, पंखे के जो आगे वाले होते हैं इससे, उसके ऊपर थोड़े से फ्लावर्स रख देते हैं, और जैसे पंखे का स्विच ऑन किया, फ्लावर्स अराउंड द रूम वो फैल जाते हैं। आप उन फ्लावर्स की जगह कुछ और भी रख सकते हैं अगर आपको शैतानी करनी है तो, बट डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन अगर वही मैं क्या करूं, एक बॉब ले लूं, उसको थ्रेड से बांध दूं और उसको मैं रोटेट करूं, रिवोल्यूट करूं, तो क्या होगा, क्या वो जो थ्रेड है कभी श्रिंक करेगा? नहीं, वो हमेशा टेंशन में होगा, हमेशा फुल स्ट्रेंथ के साथ होगा। क्यों? क्योंकि जो आपने बॉब लगाया है वो क्या करेगा, वो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएगा, उसको बाहर फेंकने की कोशिश करेगा, और जो आपने उसको हाथ से पकड़ा हुआ है ना, वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएगा, उसको अंदर की तरफ खींचता रहेगा, यानी बाहर नहीं जाने वाला। समझ गए? तो वही चीज हमारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ होती है। इलेक्ट्रॉन्स जब रोटेट करते हैं तो उनके ऊपर दो फोर्सेस लगते हैं, एक जो उसे बाहर फेंकता है, दूसरा जो उसको अंदर की तरफ रोके रहता है। और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने सर्कुलर ऑर्बिटर में रोटेट करता रहता है, और इसी फोर्स से इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी भी रीगेन करता है। तो भैया एनर्जी चाहिए ना, बिना एनर्जी के आप काम कर पाएंगे? अब जैसे मुझे ही देख लो, बिना एनर्जी के क्या मैं इतने देर तक बोल सकता हूं? इतना जो बड़ी वीडियो में डालने जा रहा हूं, आज सोचा है कि चैप्टर खत्म करने का वीडियो डालूं। अगर मुझे ये वीडियो डालना है और मैं कहूं कि मैं पहले से ही एनर्जी लो करके आया हूं ऐसे वाला, तो क्या मैं वीडियो डाल पाऊंगा? नहीं। लेकिन हाँ, अगर मैं पूरी वीडियो पूरी एनर्जी के साथ आया हूं तब यस, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे आराम से कैसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और वही आप भी कहोगे कि सर आपकी एनर्जी तो आज बड़ी लो लग रही थी, अगर मैं लो एनर्जी के साथ डालूं तो वीडियो। ठीक है? तो हर एक चीज एनर्जी से जुड़ी हुई है। तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहां मिलती है? उसी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के मैनेजमेंट से, के इक्विवेलेंट से इनकी एनर्जीज हमेशा इक्वल बनी रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है। ठीक है? चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं।
अब देखो ये है हमारे ऑर्बिट्स और ये है हमारा न्यूक्लियस। तो सबसे पहली चीज क्या है, हमारे पास बोर सर का मॉडल क्या था कि आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड कई सारे ऑर्बिट्स, सर्कुलर भी हो सकते हैं, इक्लिप्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कुछ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स में या कुछ स्टेशनरी शेल्स में रिवोल्यूट करेगा। देखिए अब इसमें रिवोल्यूट कर, इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक भी नहीं है, तो पहले वाले में कर रहा है, क्यों? और ये उसी सेल में रिवोल्यूट करेगा या उसी सेल में रोटेट करेगा जिसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बराबर। अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बराबर नहीं है, वो ना तो रिवोल्यूट करेगा उस सेल में, ना तो रोटेट करेगा, चुपचाप पड़ा रहे, बाहर किनारे निकल जाएगा। तो पहला पोस्टुलेट यही था कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन स्टेशनरी ऑर्बिट। सेकंड चलते हैं। अब क्या है, अब यहां पे देखिए फोर्स, जिस फोर्स की मैं बात कर रहा था आपको, क्या है ये फोर्स? देखो ये फोर्स लग रहा है, एक बाहर की तरफ फेंक रहा है, दूसरा अंदर की तरफ फेंक रहा है। बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फॉर्म में है जो उसको बाहर फेंक रहा है, और अंदर की तरफ क्या है, प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज। भाई नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेंट्रीपेटल फोर्स के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो गया। और बैलेंस होते ही फिर अब इलेक्ट्रॉन यहां पे रोटेट करता हुआ नजर आएगा। फिर क्या है, एंगुलर मोमेंटम mvr = nh/2π, जो मैंने आपको फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया था, वही फॉर्मूला हमारे पास है यहां पे, और उसी से फिर हम आगे चीजें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आई होप ये चारों फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। अब क्या हो रहा है, सिंपल सी छोटी सी बात, इलेक्ट्रॉन को कहीं से छोटा सा फोटोन मिल गया। अब फोटोन मिल गया, मैंने फोटोन डाल दिया, अब फोटोन करते ही क्या करेगा, वो उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करते, अरे जैसे नॉर्मल से तुम ही बात समझ लो, अगर तुम्हें कहीं पैसे पड़े हुए मिल जाए तो क्या करोगे, भाई आज तो अपनी पार्टी है, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, पार्टी करने के लिए दूसरे शेल में चला गया, और जैसे ही पार्टी वार्टी खत्म, एनर्जी बाहर निकली, ये वापस से अपने शेल के अंदर एमिट करके वापस, तो पहले एब्जॉर्प्शन किया, बाद में क्या किया, एमिशन किया। तो आपको क्या मिला, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम, ये दो स्पेक्ट्रम्स मिलते हैं। इनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि ये स्पेक्ट्रम्स होते क्या चीज़ हैं। आई होप यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, और हम चलते हैं अब इनके लिमिटेशंस की तरफ से, कि आखिर ये क्या क्या इनके लिमिटेशंस थे। तो भाई सबसे पहली बात करें तो बोर्स मॉडल क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को नहीं बता पाता है। अब कहोगे सर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, सिंपल सा है, अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसके बाद वाला ही टॉपिक है, छोटा सा ब्रीफ कर देता हूं कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जब भी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं अपने हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं, तो भाई मुझे ये जानना है कि वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके गया। मेरे लिए जानना थोड़ा सा टेढ़ी खीर है, क्यों, क्योंकि भाई मैं एक साथ उसको ढेर सारी एनर्जीज वेवलेंथ दे रहा हूं, अब वो कौन सा एब्जॉर्ब कर रहा है नहीं पता। एक काम हम और कर सकते हैं, भाई जो वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब करके आगे जाएगा वही वेवलेंथ वो एमिट करके वापस भी आएगा। फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है लेकिन वेवलेंथ चेंज नहीं होगी। हम जाते समय नहीं, आते समय तो उसका निकाल सकते हैं ना, कि आते समय उसने कौन सी एमिट की, जो एमिट की बस उसको पकड़ लेते हैं, उसको जैसे ही पकड़ लिया हमें क्या मिल जाएगा, उसकी एनर्जी कैलकुलेट करें, हमारा काम बन जाएगा कि कौन सा एब्जॉर्ब करके गया था। यही लाइन स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम बोर सर का मॉडल नहीं बताता। दूसरी चीज, ये ना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बताता है ना एमिशन स्पेक्ट्रम बताता है। और तीसरी चीज, हमारा जो शेल है ये डिवाइड होता है सब शेल में, और सब शेल डिवाइड होता है किसमें, ऑर्बिटल्स में। इस डिवीजन के बारे में बोर सर का मॉडल कुछ नहीं कहता, तो इनकी वजह से इनके मॉडल को हम क्या कहते हैं, कैंसल्ड मानते हैं, और इसकी वजह से ये हमारे बोर सर के मॉडल की लिमिटेशंस हैं। ठीक, तो अब बोर सर का मॉडल जैसे ही खत्म होता है हम पहुंच जाते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ। ठीक, अच्छा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने देखी कहीं, कहीं दो जगह बहुत आराम से देखी होगी। पहला, बेटा मॉल तो घूमने गए होगे ना, मॉल में सेंसर वाले गेट्स लगे हुए होते हैं, याद है कुछ सेंसर वाले गेट्स, जैसे ही आप स्टेप अप करते हो स्टेयर्स के ऊपर वो गेट्स अपने आप ओपन हो जाते हैं, और जैसे ही आप अंदर गए गेट क्लोज। और दूसरा आजकल बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है
हमारे छतों पे लगे हुए सोलर पैनल्स, तो सोलर पैनल्स। और ठीक, अब देखो, अब यहां पे है क्या, हमने क्या किया, एक मेटल लिया, मेटल का छोटा सा पीस लिया, और इस मेटल के पीस में हमने क्या किया, थोड़ी सी एनर्जी डाली। तो ये मेटल का एटम क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के दे देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पूरे सर्किट में मैं इसको मूव कराऊंगा। मैं मीटर लगा दूं यहां पे, या आप चाहें तो गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए और सर्किट को कंप्लीट कर दीजिए। तो आपको क्या होगा, इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती हुई दिखाई देगी। अब आप पूछोगे कि सर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हुए कैसे दिखाई देगी, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से। बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन ही है ना, सारे खुरापात की जड़ यही है। अगर ये ना होता तो फिजिक्स की इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती और केमिस्ट्री के कंपाउंड्स नहीं होते। लेकिन क्या है, अब ये आ तो गया है। एक छोटी सी चीज है, छोटा सा फंडा है जो हम याद रखते हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, हमेशा याद रखिए बेटा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। मैग्नेटिक इंडक्शन जो आप लोग पढ़ते हो, या इलेक्ट्रिकल इंडक्शन जो आप पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म में या इलेक्ट्रिसिटी में, जो आगे आप पढ़ेंगे फिजिक्स में, उसमें भी हम यही काम करवाते हैं। हमें काम ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर करा देना है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। सिर्फ छोटा सा काम, और इलेक्ट्रिसिटी आपके हाथ। तो यहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, हमने इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला और हम इसको यहां से ले जाके यहां छोड़ देंगे। हमें इलेक्ट्रॉन लेना नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, उसको सर्किट में रोटेट करना और रोटेट करके लाके छोड़ देना है। तो क्या होगा, ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी आई आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट किससे कर रहे हैं, तो बात आई फोटोन से। फोटोन से कर रहे हैं ना, तो फोटोन से कर रहे हैं, फोटोन का इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो इसको नाम क्या दिया गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक चीज और होती है जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या नाम देते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है which is required to remove one electron from an atom। एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो फ्रीक्वेंसी आप देंगे वही फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर मैंने क्या किया, मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी दे दी, तो क्या होगा भाई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितना तो वो एब्जॉर्ब करेगा और बाहर निकल जाएगा। अब उसके पास लाइट आई कितनी है, उसके पास एनर्जी आया कितना ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, सीधे सीधे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगा, सीधे काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देगा। यानी आपने एच न्यू दिया, एच म्यू नॉट की उसकी जरूरत थी, ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, आपने एच न्यू दिया, एच म्यू नॉट की उसकी जरूरत थी, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब यहां से अगर आप चाहो तो वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, दैट v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h म्यू माइनस म्यू नॉट। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और m से डिवाइड कर दीजिए। अब अगर इसी में मान लीजिए आपको क्या करना है, आपने सोचा है कि मैं v निकाल लूं सीधे, तो v निकालने के लिए हम क्या करें, इसको हटा दें और यहां पे स्क्वायर रूट निकाल दें। तो इससे आप निकाल सकते हैं उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बाहर निकल, गॉट इट, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो इनकी एनर्जी क्या होगी, इस E के बराबर होगी। ठीक, आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद आते हैं दूसरे पॉइंट पे, और वो है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब आते हैं थोड़ा सा मजेदार चीजों पे। अच्छा, तो मेरे एक छोटे से सवाल का और जवाब दीजिएगा। तो जो मैं अपना सवाल मैंने कल लास्ट वीडियो में पूछा था उसके बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूँ। अच्छा, देखने का काम हमारी बॉडी में कौन सा ऑर्गन करता है? आप में से कुछ लोग कहेंगे सर आप ये कैसा सवाल, फालतू सा सवाल पूछ रहे हैं। ऑफ कोर्स आंखें करती हैं, है ना। तो बेटा आपको बता दूं, आवर आईज इज जस्ट अ ऑप्टिकल डिवाइस।
हमारी आंखें सिर्फ एक ऑप्टिकल डिवाइस है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो अगर ये ऑप्टिकल डिवाइसेस का मतलब ये देख नहीं सकती, ये सिर्फ क्या कर सकती हैं, इमेज बना। तो जो मैं बात कर रहा था कि लाइट रिफ्लेक्ट होके आई तो आंखें क्या करेंगी, उसका इमेज बनाएंगे, और इमेज बनाने के बाद क्या करेंगी, ब्रेन को भेज देंगे। अब ब्रेन का काम क्या है, उसे स्टडी करेगा और बताएगा कि आपने देखा क्या। आंखें जो इमेज बनाती हैं वो हमेशा इन्वर्टेड होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ब्रेन क्या करता है, उस इन्वर्टेड इमेज को पहले तो सीधा करता है और फिर क्या करता है, इनलार्ज करता है और फिर उसको स्टडी करके बताता है कि हाँ आपने ये देखा। तो देखने का काम किसने किया, ब्रेन ने, आंखों ने। और हमारे ब्रेन के पास एक बाय डिफॉल्ट मेमोरी हमें बचपन से मिल जाती है, क्या, जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रही है वो ब्लैक है। Whatever we are unable to see is black, तब वो चीज ब्लैक हो गई। अब ब्रेन ने क्या किया, अब आपने कोई ब्लैक चीज देखी तो ब्रेन क्या करेगा, ब्लैक छोड़ के बाकी सब तो देखेगा ना। उसके आसपास का उसने देखा और ये उसने देखा, एक ब्लैक वाला मॉडल बना दिया कि ये चीज मुझे दिखाई नहीं दे रही है, तो ये शेप कैसा है, ये कुछ इसके जैसा लगता है, मतलब ये यही चीज होगी। और उससे फिर आइडेंटिफाई उसने क्या किया कि हाँ ब्लैक जो है तब हमें दिखाई देना स्टार्ट होता है, ऐसे हमें ब्लैक दिखाई। गॉट इट। चलिए आते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की तरफ। आई होप आप सब ने एक छोटी सी शरारत घर में जरूर की होगी, मैंने भी की थी अपने बचपन टाइम में, डांट भी पड़ी थी। और एक बार क्या बताऊं, हुआ था क्या, घर में जब कभी कभी कह दिया जाता है ना कि मम्मी अगर दूध गर्म कर रही हो और ये हो जाए कि उनको कहीं जाना हो तो कह देती बेटा जरा दूध देख लेना, जैसे ही ऊपर आने लगेगा इसको नॉब बंद कर देना। मुझे भी ऐसा कहा गया था व्हेन आई वाज 5 ईयर ओल्ड। तो वहाँ पे एक नाइफ रखा हुआ था, अब मैंने क्या किया, वो नाइफ लिया और फ्लेम में लगा दिया। शरारत, फ्लेम में लगा दिया तो फ्लेम धीरे 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 नाइफ क्या होने लगा, गर्म होने लगा। उसके बाद क्या किया, उस नाइफ को निकाला और ऐसे पानी में डाला और वो छन्न सी आवाज़ आई, बड़ा मज़ा आया। फिर से किया, इस बार सोचा ज़्यादा देर तक गर्म करता हो तो देखूं क्या होता है। कोशिश कीजिएगा, ठीक है, लेकिन हाँ तब कीजिएगा जब मम्मी ना हो आसपास, नहीं तो पिटाई हो सकती। तो डू इट एट योर ओन रिस्क, इट इज़ अ नॉर्मल वार्निंग। जब भी हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो क्या होता है, सबसे वो पहले वो चीज़ रेड हॉट होगी सबसे पहले, और रेड हॉट होने के बाद इट विल कन्वर्ट इनटू ब्लैक हॉट, और ब्लैक हॉट होने के बाद फाइनली इट विल व्हाइट हॉट। पहले रेड हॉट, फिर ब्लैक हॉट और फिर व्हाइट हॉट। तो ब्लैक क्या होता है, ब्लैक एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अपने ऊपर आने वाली सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है, कुछ देर अपने पास रखेगा और बाद में सब कुछ एमिट कर देगा। तो अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी कैन एब्जॉर्ब ऑल द लाइट फॉल्स ऑन इट एंड देन इट एमिट्स बैक ऑल द लाइट इट्स एब्जॉर्ब्ड। पहले वो क्या करेगा, सब एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद क्या करेगा, सब एमिट भी कर देगा। ठीक, अब दो चीजों का ध्यान रखिएगा, हम कभी कोई ब्लैक चीज देखते हैं तो कभी कभी कोई चीज हमें डल दिखाई देती है, और कभी कभी कोई चीज क्या होती है, बड़ी शाइनियर दिखाई होती है ब्लैक। जैसे इस समय मेरे बाल थोड़े से शाइनियर दिखाई दे रहे होंगे, और ये पेन भी आप देख सकते हैं थोड़ी शाइनियर दिखाई दे रही होगी। लेकिन अगर मैं एक वायर की बात करूं, जैसे ये माइक जो मेरे पास लगा हुआ है, ये थोड़ा सा आपको डल दिखाई दे रहा होगा। अब ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है जो लाइट एमिट हुई उसकी फ्रीक्वेंसी पे। जब लाइट एमिट हो रही होती है ना, तो कोई भी ब्लैक बॉडी या कोई भी चीज उसका वेवलेंथ चेंज नहीं कर सकती, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकती है, यानी स्पीड चेंज कर सकती है। और जब स्पीड चेंज करेगी तो क्या होगा, अगर स्पीड बढ़ गई, मान ली उसके पास एनर्जी ज्यादा है तो उसने ज्यादा स्पीड के साथ फेंक दिया लाइट, तो आपको चीजें क्या होगी, शाइनियर दिखाई देंगी। और स्पीड कम कर दी, डल कर दिया, चीजें आपको डल दिखना स्टार्ट, समझे। तो कभी कभी जो हम लोग कहते थे कि ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है बना हुआ है, कुछ भी ऐसा ही नहीं बना हुआ है। हर एक चीज के पीछे लॉजिक है और हर एक चीज के पीछे साइंस है, ठीक है। तो साइंस के हिसाब से चलिए। तो आई होप ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपको समझ में आ गया होगा। तो अगली बार जब आप किसी ब्लैक चीज को देखें तो ये जरूर दिमाग में कर लीजिएगा कि क्या है, कि वो ब्लैक चीज एग्जैक्टली हमें दिख रही है कि नहीं दिख रही है। चलिए आगे चलते हैं।
यह है हमारा एक एटम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे हमारा Z है एटॉमिक नंबर, ऊपर की तरफ हमारा होता है एटॉमिक मास और बीच में होता है हमारा सिंबल। सिंबल के थ्रू हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब ये सिंबल में अब जैसे आपको मिला क्या आइसोटोप्स है जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स जो हमें मिलते हैं। तो नीचे क्या है एटॉमिक नंबर, ऊपर एटॉमिक मास। दूसरा हमारा आइसोबार जिनमें एटॉमिक मासेस सेम हो जाते हैं जबकि एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। ये होता है हमारे क्या आइसोबार्स। वी हैव टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑन दिस। जैसे कुछ आइसोबार के आपके एग्जांपल है आयरन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। 3 आइसोबार हमारे पास मिल सकते हैं 18, 19, 20, 40, 40, 40, 40। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पर भी हम लोगों ने काफी बातें की थी कि इलेक्ट्रॉन की आखिर डिस्कवरी हुई कैसे। तो ये है हमारा कैथोड रे ट्यूब जिसके अंदर हमने हाई वोल्टेज दिया, हाई फ्लेम दिया, तो हमें कुछ ऐसी चीज दिखाई दी, ग्रीन कलर की लाइट। इसी ग्रीन कलर की लाइट से क्या होता है हमारा आइडेंटिफाई होता है कि ये कैथोड रेज हैं। ठीक, फिर कैथोड रे की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहला स्ट्रेट लाइन में चलता है। ठीक, दूसरा क्या हो सकता है, अगर आप देखेंगे तो ये क्या करेगा, अगर आपने पिन व्हील रखी है यानी बहुत हल्की सी कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसको क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, मतलब इट हैव सम मास ऑल्सो। इसके बाद क्या कर सकता है, अगर आपने पॉजिटिव प्लेट लगा दिया कि सारा का सारा पॉजिटिव की तरफ मुड़ गया, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये है हमारा पूरा। अब अगर आपने मैग्नेट लगा दिया तो ये नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा यानी साउथ की तरह ये बिहेव कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमारे पास प्रॉपर्टीज थी कैथोड रेज की। कैथोड रेज के बाद हमारे पास दूसरा आता है प्रोटॉन या एनोड रेज जिसकी डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन सर ने और सेम एक्सपेरिमेंट किया था कैथोड रे वाला। बस उन्होंने किया क्या, जो कैथोड हमने पूरा लिया था वो उसको उन्होंने क्या कर दिया, परफोरेटेड कर दिया। तो जैसे कैथोड रे मिल रहे थे वो तो मिल ही रहे थे, लेकिन यहां पे एनोड से कुछ रेस चल के कैथोड की तरफ भी आ रही थी और पीछे जाके स्ट्राइक करके रेड कलर की लाइट दे रही थी। और इसी से डिसाइड हुआ कि हमारे पास कैथोड रेज के साथ एनोड रेज भी होती। ठीक है, और एनोड रेज भी होती हैं, तो उससे फिर हम लोगों ने इनको आइडेंटिफाई किया। सेम एक्सपेरिमेंट एनोड रेज के साथ भी किया गया, मास आइडेंटिफाई किया गया, मास आया, चार्ज आइडेंटिफाई किया गया, पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक, फिर क्या किया गया, ये है स्ट्रेट लाइन, सॉरी एनोड रेज की कुछ और प्रॉपर्टीज। स्ट्रेट लाइन में चलता है, पार्टिकल से बना हुआ है, पॉजिटिवली चार्ज है और रेशियो E/m रेशियो ये हमेशा फिक्स नहीं आता, हमेशा डिफरेंट हो जाता है। जबकि कैथोड रेज के टर्म में क्या होता है, ये हमेशा सेम आता था। ठीक, अब ये है मुलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का एक फिगर। मुलिकन सर ने हमें चार्ज के बारे में बात किया था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन। और उनका यह कहना था कि ये दोनों चीजें, इनके ऊपर एक यूनिट है 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब जब इनके ऊपर चार्ज आता है वो इसके मल्टीपल में ही आएगा, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, लेकिन आएगा क्या, हमेशा इनके मल्टीपल में, कभी भी नॉर्मल नहीं आएगा, हमेशा मल्टीपल में बढ़ता चला जाएगा। यानी 1.6 × 10⁻19, 3.2 × 10⁻19, 4.8 × 10⁻19 यानी 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, जितना भी आप करके ले जाए, लेकिन जब भी होगा इनके मल्टीपल में ही होगा। देख सकते हैं 2 चैम्बर्स यहां पे बनाए गए थे। बीच वाले मेटल प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज उन्होंने दिया था, एक तरफ उन्होंने टेलीस्कोप लगाया और नीचे वाला भी चार्ज प्लेट को उन्होंने नेगेटिव चार्ज दिया था। और क्या किया था, इसके अंदर उन्होंने यहां से जो एटोमाइजर था यहां से ऑयल के ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे ड्रॉप्स इसके अंदर फ्लो कराए। अब फ्लो कराए तो उनको मिला क्या कि कुछ के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज थे तो नेगेटिव प्लेट की तरफ तेजी के साथ फ्लो करते गए, कुछ के ऊपर नेगेटिव चार्ज थे तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ तेजी के साथ फ्लो करते चले गए, तेजी के साथ मूव करते गए। और ये क्या हुआ, ये इनके वेलोसिटी में चेंज दिखाई दिया, ये इनके वेलोसिटी में चेंज दिखाई दिया। और इस वेलोसिटी चेंज की वजह से जो इनके ऊपर एक एक्सेलरेशन लगा, उस एक्सेलरेशन से हमने ये चार्ज आइडेंटिफाई किया। इनके ऊपर क्या होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम का चार्ज होता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, बट वैल्यू इससे डिफर नहीं हो सकती। ठीक, आगे चलते हैं। यह है चार्ज और मास का रेशियो निकालने का तरीका। देख रहे हैं हमारा क्या है, एक हमने लिया है यहां से A
बी सी, तीन चीजें जा रही है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों जा रहा है, और इनका फिर चार्ज अपॉन मास रेशियो कैलकुलेट किया गया। मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ज अपॉन मास रेशियो, ई अपॉन, तो ये हमारे पास आया था टोटल कुछ ऐसा, ये वैल्यू देखा गया जो हमेशा कांस्टेंट मिल रहा था, और यहां से हमने कैलकुलेट किया क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। चलिए अब हमें चलना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के तरफ, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जाने से पहले दो चीजों के बारे में समझ लीजिए। अब वो चीजें क्या हैं? पहली चीज आती है, अब जैसे मैंने एक यहां पे एक छोटा सा स्पेक्ट्रम बनाने की कोशिश करता हूं, दो स्पेक्ट्रम मैं बना रहा हूं, ठीक है। अब इस स्पेक्ट्रम में अगर मैं विजिबल रीजन की लाइट बनाऊं तो आप क्या कहोगे, सर इसके अंदर क्या मिलेगा? आप कहोगे सर इसके अंदर विबग्योर मिलेगा, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर्स आपको मिलेंगे, ठीक। अब अगर मान लीजिए मैंने किसी एटम के ऊपर ये पूरी लाइट डाली और उसने क्या किया, रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, और लास्ट में मिलेगा ऑरेंज। रेड आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, ये समझ में आया? अब देखो बेटा, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कॉन्टिन्यूअस, और इसको बोलते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि अगर किसी भी एक कलर की लाइट अगर एब्सेंट है, कोई भी एक कलर, चाहे वो रेड हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, येलो हो, ऑरेंज, कोई भी एक कलर गायब हो, तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। इवन अगर सिर्फ एक कलर की लाइट आपको मिलेगी तो भी वो डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, और अगर आपको सारी लाइट मिल रही है, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज सब मिल रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूअस, ठीक। याद रखिएगा इसको, क्योंकि ये हमें जरूरत पड़ेगी आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बाद, जब हम लाइन स्पेक्ट्रम की तरफ बढ़ेंगे, ठीक। चलो आगे चलते हैं। ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होती क्या चीज है, ये बेटर आपको मैं फिगर से दिखा देता हूं। ये है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये टोटल फिगर, यानी आपने क्या किया, आपने एक बढ़िया सा, जितने स्पेक्ट्रम्स आपको या जितनी तरह की वेव्स मिल सकते हैं, सारे वेव्स को अगर हम एक साथ स्पेक्ट्रम में फिक्स कर दें तो जो मिलेगा वो होगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इसमें क्या है, इसमें आपके पास गामा रेज भी है, एक्स रेज भी, यूवी, आईआर, माइक्रोवेव्स, एफएम है, ये सब आपके पास होती हैं। अब आते हैं इनके ऊपर, इनको देख क्या लेते हैं। दो चीजें हैं बेटा, ये है इनकी फ्रीक्वेंसी और ये है इनका वेवलेंथ। नीचे की साइड में इनका वेवलेंथ लिखा हुआ और ऊपर की साइड में इनकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। ये क्यों दो हमें चाहिए, ये दो हमें चाहिए ताकि हम इनकी एनर्जी कैलकुलेट कर सके। कैसे? आइदर E इज इक्वल टू एच न्यू, एच इंटू फ्रीक्वेंसी, या फिर एच सी बाई लैम्डा में से जो भी फॉर्मूला चाहे आप यूज कर सकते हैं, और उससे क्या कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए अपनी एनर्जी। आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी थोड़ी सी। आगे चलते हैं। अब यहां पे क्या है, सबसे पहले आते हैं हमारे पास गामा रेज। गामा रेज की बात करें तो गामा रेज के पास एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो गामा रेज का इस्तेमाल हम कहां करते हैं, जब भी हमें कैंसरस सेल्स को मारना होता है। वी हैव टू किल द कैंसरस सेल। कैंसर का सिर्फ एक इलाज है, कैंसरस सेल को बॉडी से निकाल दीजिए कट करके बाय ऑपरेशन, या फिर अगर आप कट नहीं कर सकते तो गामा रेज डाल के उनको डिस्ट्रॉय कर दीजिए। तो इनकी जरूरत हमें पड़ती है कैंसर्स को ठीक करने के लिए। लेकिन एक और इसके साथ ड्रॉबैक भी है, दे आर कार्सिनोजेनिक ऑल्सो, मतलब ये कैंसर कॉज भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा आपके ऊपर इसका यूज़ किया गया दे कैन कॉज कैंसर ऑल्सो, मतलब एक जगह कैंसर ठीक किया दूसरी जगह कैंसर ये लेते हैं, ये भी कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास एक्सरेज। आई थिंक वी ऑल आर अवेयर ऑफ एक्सरेज, कभी ना कभी हम लोगों ने निकलवाए ही हैं। हड्डी वड्डी टूट फूट जाती है तो क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर कहता है भाई पहले एक्सरे निकाल के लाओ, देखूं तो पहले कहाँ हड्डी टूटी है, और फिर उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, प्लास्टर लगाएंगे और कह देंगे भाई 1 महीना या 3 महीने के लिए इस ऑर्गन को हिलाइए डुलाइए मत। तो वो होता है हमारा एक्सरे। यूवी रेडिएशन जानते हैं हम, यूवी रेडिएशन क्या है, सन से आता है, जिसको हम ओजोन लेयर्स प्रोटेक्ट करके रखती हैं, रोक के रखती हैं ताकि हम ठीक रहे। ये भी कार्सिनोजेनिक है। इवन एक्सरे इज ऑल्सो कार्सिनोजेनिक।
और एक छोटा सा फैक्ट कहता है, अगर आपने अपनी लाइफ में 20 टाइम्स 20 बार एक्सरे निकलवाया है, आपको कैंसर होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगली बार जब एक्सरे निकालने के लिए जाइएगा ना, तो एक बार ज़रूर गिन लीजिएगा कि आपने अभी तक लाइफ में कितनी बार एक्सरे निकाला है। इवन अगर आप एक्सरे बार बार फ्रिक्वेंटली निकलवाने जा रहे हैं, तो एक और चीज़ होती है, हाइपरटेंशन भी इससे बढ़ती है, तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है एक्सरे। फिर विजिबल रीजन है, इनको तो हम बड़े अच्छे से जानते हैं भाई, इनकी वजह से तो हम देख पा रहे हैं कलर। हमारी जो रंगीन दुनिया है, इन्हीं की वजह से, अगर ये ना होते तो हमारी रंगीन दुनिया रंगहीन हो जाती, कोई कलर ना होता। फिर आते हैं हमारे पास इंफ्रारेड। इनको इस्तेमाल करते हैं आजकल कुछ मोबाइल फोन्स में, इंफ्रारेड यूज किया जाता है फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए, डाटा ट्रांसफर करने के लिए, तो बहुत तेजी के साथ डाटा ट्रांसफर होता है इंफ्रारेड के थ्रू। फिर आते हैं माइक्रोवेव्स। भैया भाई घर वाला माइक्रोवेव अवन जिसके अंदर खाना बनाते हैं। अब सोचो, माइक्रोवेव अवन है, इसमें आप खाना बना रहे हैं, कितना नीचे है, इसमें इतनी एनर्जी है कि वो फ्लैश तक को, यानी आपने अगर वो मांस रखा है बकरे का ही सही, इवन अगर आप इसमें जो कहते हैं बीफ या ऐसा कुछ भी रखा है, उस तक को ये आराम से कुक कर दे रहा है, तो सोच लीजिए गामा रेस के पास कितनी एनर्जी होगी। देन आते हैं हमारे पास एफएमएम्स, जिनकी वजह से आजकल हम फोन पे बात कर रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, टीवीज देख रहे हैं, सारी चीजें। लास्ट में आती है हमारे पास लॉन्ग रेडियो वेव्स। इनका इस्तेमाल हमारी आर्मी करती है और साइंटिस्ट करते हैं, स्पेशली स्पेस साइंटिस्ट। अगर हम बात करें तो जो भी डाटा या जो भी चीजें ट्रांसमिट करनी होती हैं वो इनके थ्रू होती है। जैसे आपने सुना होगा ना, फिल्मों में भी देखा होगा, जो हमारे आर्मी वाले होते हैं वो हमेशा कोड में बात करते हैं। तो ऐसे पहले तो कोड नाम रखते हैं, हेलो बारासिंगा कम इन बारासिंगा, तो फिर यस शेरशाह कमिंग, ऐसे कुछ लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं। वो किस लिए यूज़ करते हैं? क्योंकि मालूम है कि हमने क्या किया, हमने एक मैसेज लॉन्ग रेडियो वेव्स के थ्रू फेंक दिया है। अब जिसके पास वो फ्रीक्वेंसी होगी, जो वो फ्रीक्वेंसी सेट कर लेगा अपने फ़ोन में, वो इस मैसेज को मिल जाएगा। अब पता चला नॉर्मल बात किया, हेलो हाँ कैप्टन बत्रा, आपको क्या करना है, वहां पे जाके अटैक करना है, तो क्या होगा भाई, दुश्मन को भी अगर ये मिल गया तो चौकन्ना हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, बात करते हैं कोड में, वो है हमारा लॉन्ग रेडियो वेव्स। आई होप इट इज क्लियर। ठीक, तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम की तरफ। एटॉमिक स्पेक्ट्रम यही जो अभी मैं आपको बता रहा था, डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी, यानी डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अगर कोई एक लाइट भी गायब है, एक कलर की लाइट भी गायब है, तो वो डिसकंटिन्यूअस, और अगर सारी लाइट प्रेजेंट है तो कंटिन्यूअस। अब इसमें दो स्पेक्ट्रम हमारे पास होते हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। आई विल शो यू एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। अब करते क्या है, मान लीजिए आपने एक छोटा सा पीस लिया किसी कंपाउंड का, आप क्या करेंगे, उस पर लाइट डाल दिया, तो ये क्या करेगा, सारी लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा एक्सेप्ट द लाइट, एक्सेप्ट द कलर, जिस कलर का ये है वो क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट कर देगा। मैंने क्या किया, प्रिज्म लगाया और मैंने लाइट लिया, तो मुझे क्या मिला, एक लाइट मिली और बाकी सब ब्लैक ब्लैक मिल गया। ठीक, फिर मैंने क्या किया, इसी एक्साइटेड सैंपल को फिर से रख लिया। अब क्या करेगा, थोड़ी देर बाद जो भी इसने एब्जॉर्ब किया सब एमिट करेगा, तो इसने सब एमिट करना स्टार्ट किया। फिर से मैंने प्रिज्म लगाया और प्रिज्म लगाने के बाद क्या किया, मैंने फिर से स्पेक्ट्रम की बात की, स्पेक्ट्रम फिर से मुझे मिल गया। अब क्या मिला मुझे, ये ब्लैक मिला और बाकी सारे कलर्स मिल गए। अब एक चीज बताइए, ये दोनों डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होंगे? पहले वाले में सिर्फ एक लाइट है और दूसरे वाले में सिर्फ एक लाइट गायब है, क्योंकि दोनों में नहीं है तो हम इसको डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। लेकिन अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, मुझे वापस से ये मिल जाएगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिल जाएगा ना। इसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इसको बोलेंगे एमिशन। यानी ये एब्जॉर्प्शन के बाद का स्पेक्ट्रम और ये एमिशन के बाद का स्पेक्ट्रम, इसलिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एमिशन स्पेक्ट्रम। और इनकी वजह से ही ये आइडेंटिफाई होता है कि आपके पास स्पेक्ट्रम नाम की कोई चीज है और उसमें ये सारी लाइट्स मौजूद हैं।
समझे? चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, जिस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक, तो आई होप आपको फिगर से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम हमारा क्या चीज़ है। देखो यही है, सोर्स, सैंपल, प्रिज्म, ये मिला, फोटोग्राफी प्लेट। और इसके बाद चलेंगे तो ठीक, ये एमिशन स्पेक्ट्रम, एक एब्जॉर्प्शन और एक एमिशन, दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो ये तीन चीज़ें होती हैं। आई होप यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, सो वी विल सी इट इन, वी विल टेक इट इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक, अब हमें चलना है थोड़ा सा लाइन स्पेक्ट्रम की तरफ। और लाइन स्पेक्ट्रम के पहले एक और चीज है, जैसे कभी कभी आपसे एक सवाल पूछा जाता है। सवाल क्या पूछा जाता है? आपसे पूछा जाता है कि भैया एक चीज बता दीजिए कि अगर आप क्या कर रहे हो, एमिशन करवा रहे हैं और कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल से या फोर्थ सेल से थर्ड सेल में आ रहा है, तो फोर्थ सेल से आ रहा है, अब फोर्थ सेल से आ रहा है तो वो कितनी लाइट एमिट करते हुए आएगा, तो वो या कितने रेडिएशन एमिट करता है, तो उसको निकालने का फॉर्मूला ये है हमारे पास, n इंटू एन माइनस वन बाई टू। इसके थ्रू हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं कि कितनी लाइट एमिट करके इलेक्ट्रॉन अपने इनिशियल स्टेट में, समझे? तो ये फॉर्मूला है उसको निकालने का। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आपके कॉम्पिटिशन्स के बेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिशन में हमेशा इससे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, अब आते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम पहले आप समझिए तो फिर ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। विल शो यू बाय फिगर। ये है हमारा लाइन स्पेक्ट्रम का फिगर। ठीक, अब है क्या एग्जैक्टली अब देखो, सबसे पहले तो मैं बात करूं कि जब भी हम किसी सेल की एनर्जी निकालते हैं तो ई एन इज इक्वल टू होता है -13.6 अपॉन एन स्क्वायर जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जेड यहां पे एटॉमिक नंबर है और एन यहां पे नंबर ऑफ, अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन के निकाल रहा हूं फॉर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे 1, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा? एन इज इक्वल टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ बेटा, फर्स्ट सेल की एनर्जी कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 13 माइनस 13.6। अब मैं पूछूं बेटा सेकंड सेल की एनर्जी कितनी होगी? तो आप कहोगे सर -3.4। कैसे? क्योंकि यहां पे आप 2 स्क्वायर से आप डिवाइड करेंगे, 2 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे मतलब 4 से डिवाइड करेंगे, 13/6/4 3.4। अब यहां पे क्या करोगे? आप डिवाइड करोगे 3 स्क्वायर यानी 9 से, ये कितनी आएगी? ये -1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.9 के आसपास आएगा ये। अब सोचो 13.6 और 3.4 गैप क्या है? ज्यादा। 3.4 और 1.9 गैप क्या है? थोड़ा कम, 1.9। अब ये गैप क्या होता जाएगा? धीरे 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 कम होता चला जाएगा। तो कभी कभी ये सवाल उठता है कि आखिर ये गैप्स कम क्यों हो रहे हैं? तो गैप्स कम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस कम होता जा रहा है। अब देख लो, यहां से यहां के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कितना है? तकरीबन 10 का। यहां से यहां के बीच में का डिफरेंस कितना है? 1.5 का। नहीं है ना? अब देखो कहां 10 और कहां 1.5। अब इसके ऊपर चलेंगे तो ये डिफरेंस और कम हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी मन में ये सवाल आता है, तो इसीलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया। अब है क्या यहां पे एग्जैक्टली? क्योंकि सर ये लाइंस दिखा क्या रही? ये लाइन सिर्फ इतनी चीज दिखा रही हैं कि आपका एक इलेक्ट्रॉन था यहां कहीं, इसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की, जिसके बारे में मैं इनिशियली बता रहा था, इसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की और पहुंच गया n=2 में, और क्या करेगा यहां से? फिर ये वापस अपने लेवल में आएगा। तो जाते समय इसने कितना एब्जॉर्ब किया मैं नहीं निकाल सकता, लेकिन आते समय ये कितना एमिट करके आ रहा है, क्योंकि एक ही निकालेगा तो मैं उसको पकड़ के निकाल सकता हूं, आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि उसने किस वेवलेंथ की एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक गया था। इसके लिए हम देखते हैं, तो कुछ 5-6 साइंटिस्ट थे जिन्होंने देखा। सबसे पहले लाइमन सर थे। जब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में आता है तो लाइमन सीरीज का मेंबर होता है, सेकेंड सेल में आता है बाल्मर सीरीज का, थर्ड में आता है पाश्चन का, फोर्थ में आता है ब्रैकेट का, फिफ्थ में आता है पीफुंड का,
और अगर 6 में आता है तो हम्फ्री का। यानी किसी भी हायर एनर्जी लेवल से अगर 6 में आ रहा है तो वो हम्फ्री का मेंबर होगा, 5th में आ रहा है तो पेफुंड का होगा, 3 में आ रहा है पाशियन का होगा, 4 में आ रहा है ब्रैकेट का होगा, 2 में आ रहा है बाल्मर का होगा, 1 में आ रहा है तो लाइमन का होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये सीरीज हमारे पास बनती है। अब आते हैं थोड़ा पुरानी स्लाइड्स पे कि अब आपको मैं बताना क्या चाह रहा था और ये हम क्या देख रहे हैं। ये है इसका सीधा सीधा डायग्राम। लाइमन सीरीज यूवी रेडिएशन, यानी कि लाइमन सीरीज का अगर मेंबर होगा तो हमेशा यूवी रेडिएशन वाला लाइट निकालेगा, यानी कि यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब करके ये गया होगा हायर एनर्जी लेवल में और अब उसी को एमिट करके वापस आ रहा है। बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन वाली में आएगा, बाकी पाशियन, ब्रैकेट, पेफोर्ड, हम्फ्री ये सब के सब इंफ्रारेड में आएंगे। यानी ना तो आप इनको देख पाएंगे, ना इनको देख पाएंगे, ना इनको देख पाएंगे, ना इनको देख पाएंगे, ना इनको देख पाएंगे। आप देख किसे पाएंगे? सिर्फ और सिर्फ इन्हें, क्योंकि विजिबल रीजन की लाइट है। तो जितने भी मेंबर्स हमारे पास होते हैं कलर्ड आयन वाले, कलर वाले, वो सब क्या करते हैं? बाल्मर सीरीज के मेंबर्स होते हैं। याद रखिएगा, जितने भी कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस आपको मिलेंगे सब में बाल्मर सीरीज का ट्रांजिशन होगा, यानी कहीं से भी वो n=2 में जाएगा ही जाएगा, तभी बाल्मर सीरीज हो, तभी आप विजिबल रीजन की दिखाई देंगे। नहीं तो यूवी है, IR है, देखते रह जाइए, ढूंढते रह जाइए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। समझे? अब यहाँ पे दो और चीजें हैं, एक तो वैल्यू होती है n1 और दूसरी वैल्यू होती है n2। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं तो फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ये है कैलकुलेशन कि आपको कितने नंबर्स मिल सकते हैं। तो ये n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/2। ये है कि जब एक सेल से दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो आपको नंबर ऑफ ट्रांजिशन कैलकुलेट करने का तरीका। एक और छोटा सा फॉर्मूला है हमारे पास। अब ये फॉर्मूला क्या है? हम यहां पे कैलकुलेट करते हैं वेव नंबर, और वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज इक्वल्स टू म्यू बार इज इक्वल्स टू 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट अपॉन 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहां पे r की जो वैल्यू होती है वो 109677 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। और यहां पे n1 इलेक्ट्रॉन जहां आ रहा है फॉर, अब जैसे मैं लाइमन सीरीज के लिख रहा हूं फॉर लाइमन, तो n1 की वैल्यू हमेशा 1 होगी। n2 की वैल्यू क्या हो सकती है? 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है, लेकिन n1 की वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी। और बड़ा आसान सा तरीका बता रहा हूं, छोटा सा है। जब भी आपको ऐसा फॉर्मूला या ट्रांजिशन निकालने को बोले, जो छोटी वैल्यू है वो हमेशा n1 होगी, जो बड़ी वैल्यू है वो हमेशा n2 होगी। छोटी n1, बड़ी n2। अब आप इसके थ्रू क्या निकाल सकते हैं? आप इसके थ्रू पहला तो वेव नंबर निकाल सकते हैं, दूसरा क्या आप निकाल सकते हैं? ये लैम्डा निकाल सकते हैं, यानी जिसकी मैं बात कर रहा था अभी कि आपको क्या है, जब ट्रांजिशन हो गया वो ऊपर गया, हम नहीं निकाल सकते कुछ, लेकिन जब वापस आ रहा है उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस वेवलेंथ की लाइट वो एब्जॉर्ब करके आगे गया था। कैसे? इस फॉर्मूले। क्लियर? तो इस फॉर्मूले से बड़े आराम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आता है रेडियस कैलकुलेट करना और टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना, जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो भाई रेडियस क्या होगी? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस। जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वही होगा हमारा रेडियस ऑफ एन एटम। कैसे निकाल सकते हैं भाई? ये जो हमारा बोर्स का पोस्टुलेट था mv²/r=ke²/r², इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमारे पास क्या मिलेगा? ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं, वेलोसिटी निकालने का, और ये है
रेडियस निकालने का फॉर्मूला। फिलहाल आपके लिए मैं आसान वाला फॉर्मूला लिख देता हूं, दैट रेडियस इज इक्वल टू 52.9 n स्क्वायर पिकोमीटर एंगस्ट्रॉम। यह है सिंपल सा फॉर्मूला रेडियस कैलकुलेट करने का। तो आप इस फॉर्मूले पे n की वैल्यू रखिए और रेडियस कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, हमें इतना बड़ा कैलकुलेशन जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अब इसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट किया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी टोटल हमारे पास, तो वो आएगी इतना 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर एम e टू द पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। ये होगी हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी। उसी हिसाब से हमारी पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी, और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारा टोटल एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज अ फॉर्मूला दैट E n इज इक्वल टू -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वाला फॉर्मूला आप कैलकुलेट करके सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं इनकी एनर्जी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, और जहां भी आपको यूज करना है आप उस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे मेन साइंटिस्ट जिन्होंने ड्वेल बिहेवियर के बारे में बात की थी वो थे हमारे हाइजेनबर्ग, सबसे ज्यादा। और इनका यह मानना था कि अगर कोई फास्ट मूविंग पार्टिकल, जैसे अभी मैं आपके सामने अपना हाथ हिला रहा हूं, ठीक है, तो आप में से कोई बता सकता है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी एग्जैक्टली? कहोगे कि सर पता नहीं, आप तो थ्रो एंड थ्रो दोनों कर रहे हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप क्या ये बता सकते हैं कि मेरे हाथ की पोजीशन क्या होगी एग्जैक्टली, तो कहोगे बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि आपका हाथ कॉन्टिन्यूअसली मूविंग है। ऐसा ही कुछ हाइजेनबर्ग साहब ने भी किया था, और इसीलिए इनके प्रिंसिपल को हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। कैसे? अब इनका यह मानना था कि अगर आप दो चीजों में कौन कौन, पहला अनसर्टेनिटी इन और दूसरा अनसर्टेनिटी इन पी, ज्यादा बेटर कि डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा वी क्या है? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। यानी कि आपकी पोजीशन कितना अनसर्टेन है और आपकी वेलोसिटी कितना अनसर्टेन है, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, हमेशा h अपॉन 4 पाई के या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, इससे छोटा हो ही नहीं सकता। यानी सीधी सी बात क्या है कि अगर आपने वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कर ली या वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी निकाल ली तो आपकी पोजीशन गड़बड़ होगी। या अगर किसी का वेलोसिटी बता दिया तो आप उसकी पोजीशन नहीं बता सकते सही, और किसी का पोजीशन सही बता दिया तो वेलोसिटी सही नहीं बता सकते। दोनों चीजें हैं, पोजीशन सही बता दिया तो वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी सही बता दिया तो पोजीशन नहीं। ठीक है, यही कहना था हमारे हाइजेनबर्ग साहब का, और इसीलिए इनके प्रिंसिपल को हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। क्लियर? तीसरे मेन साइंटिस्ट जिन्होंने सबसे ज्यादा चीजें बताई हमें, और वो था हमारे श्रोडिंगर साहब। श्रोडिंगर साहब ने एक चीज डिस्कवर की थी, ये जिसे हम साई या काई भी कहते हैं। यह है इनका वेव फंक्शन। ठीक है, और इस वेव फंक्शन के साथ इन्होंने जो इक्वेशन बनाया उसको हम नाम देते हैं वेव इक्वेशन। इनका मानना था कि अगर कोई फास्ट मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो वो मैटर भी होगा और वेव भी होगा, और उसके साथ साथ वो क्या करेगा, जब मूव कर रहा होगा तो हम उस 3 डायमेंशन यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलॉन्ग उसकी पोजीशन बताएंगे। तो पोजीशन बताने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें उसका मैटर वाला भी गुण चाहिए और हमें उसका वेव वाला भी गुण चाहिए, दोनों वाला चाहिए। तो इन दोनों को हम रिलेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने ये इक्वेशन दिया। और वैसे इस इक्वेशन का एक छोटा सा पार्ट भी है हमारे पास, एच काई इज इक्वल टू ई काई, हैमिल्टनियन कांस्टेंट इनटू काई, यानी कि वेव नंबर इज इक्वल टू एनर्जी इनटू वेव नंबर। दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर हम इक्वेट कर दें तो भी हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये इस बड़े से फॉर्मूले का छोटा रूप है। और आपको एक बात बता दूं बेटा, ये जो 2 फॉर्मूले हैं ये आपको जानना जरूरी है, मतलब आप जानते रहें, याद रहे आपको ये 2 फॉर्मूले, इनका कभी भी कोई यूज हम नहीं करने वाले,
पूरे 2 सालों में 11 12 कहीं नहीं यूज करने वाले। हाँ, ग्रेजुएशन 3rd ईयर में जाएंगे तो जरूर इनका यूज मिल सकता है। अभी 2 साल तो इनका कोई यूज नहीं। सिर्फ आपको जानना है, हमारे पास श्रोडिंगर नाम के एक थे जिन्होंने ये एक इक्वेशन दिया। ठीक, होप आई एम क्लियर। ठीक है, तो वही देखो H का इक्वल टू E का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर की जो हमें डील करनी है, और वो है अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल। अब जैसे अब मैं आप में से किसी से पूछूं तो कि भाई कि अफबाउ प्रिंसिपल क्या है, तो आप लोग बोलेंगे सर अफबाउ एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था। तो बेटा ये बिल्कुल गलत बात है। अफबाउ नाम के कोई साइंटिस्ट हमारे पास हैं ही नहीं। और ये सवाल एक बार पूछा गया था बढ़िया से इंजीनियरिंग क्वेश्चन में कि भैया अफबाउ प्रिंसिपल देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, या अफबाउ प्रिंसिपल किस साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा। तो लोगों ने अफबाउ तो लगा दिया, लेकिन अफबाउ नाम के कोई प्रिंसिपल, अफबाउ नाम के कोई साइंटिस्ट हमारे पास है ही नहीं। अफबाउ इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। अब यहां पे अफबाउ प्रिंसिपल में क्या होता है, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के रिस्पेक्ट में सब शेल्स और ऑर्बिटल्स में फिल करते हैं। सब शेल्स और ऑर्बिटल्स में फिल किया जाता है, यही है अफबाउ प्रिंसिपल। अब अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल हम कैसे फिल करेंगे, 1s, उसके बाद हम 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में, 4p के बाद हम आ जाएंगे 5s में, 5s के बाद हम भरेंगे 4d में, 4d के बाद भरेंगे हम 5p, 5p के बाद भरेंगे 6s, 6s के बाद भरेंगे 4f, 4f के बाद भरेंगे हम 5d, 5d के बाद हम भरेंगे 6p, 6p के बाद भरेंगे 7s, इसके बाद हम भरेंगे 5f, फिर हम भरेंगे 6d, फिर हम भरेंगे 7p और फिर भरेंगे 8s। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ करते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कुछ चीज़ें को आपको और जानना ज़रूरी है, चलिए वो भी दिखा देता हूं। अब क्या है, सबसे पहले आता है हमारे पास एस सब शेल। एस सब शेल की बात करूं तो एस सब शेल सबसे कॉमन या सबसे इजीएस्ट सेल होता है जिसका शेप होता है स्फेरिकल। इसमें कुल मिला के एक ऑर्बिटल होते हैं और जिसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। एस सब शेल, स्फेरिकल शेप, ओनली 1 ऑर्बिटल एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इनटू इट। दूसरा पी सब शेल, शेप होता है इसका डंबल। कुल मिला के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें, px, py, pz, और मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड। मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आप फिल कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास डी सब शेल जो डबल डंबल शेप होता है, यानी कुछ ऐसा, एक डंबल उसके ऊपर दूसरा डंबल रख दिया गया हो। इसमें कुल मिला के 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3, कौन कौन से, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। और इसमें मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड। अब एफ सब शेल आता है। एफ का जो शेप होता है वो डिस्टॉर्टेड 3D फिगर है और कुल मिला के इसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें मैक्सिमम ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड। मैक्सिमम ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड। अब इसका क्या होता है, ये होता है एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड, एफ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू एक्स, एफ
z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। तो इस तरीके से कुल मिला के 7 ऑर्बिटल्स बनते हैं और इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड किए जा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, अब आपको एक दो एग्जांपल दिखा देता हूं कि अबव प्रिंसिपल के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं। देखिए, अब जैसे मान लीजिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है 33 का, 33 का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए चलता हूं। तो मैं क्या करूंगा, देखो 1s2, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरा, फिर मैं क्या करूंगा, दूसरे सेल की तरफ बढ़ूंगा 2s2 और 2p6, फिर मैं क्या करूंगा, तीसरे सेल में पहुंचता हूं 3s2 3p6, फिर मैं क्या करूंगा, चौथे सेल में भरूंगा इलेक्ट्रॉन 4s2, फिर मैं क्या करूंगा, पांचवें सेल में इलेक्ट्रॉन 3d10। अब देखो काउंटिंग कर लो, दो, देखो 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 2 18, 18 + 2 20, 20 + 10 कितने हो गए 30। आपके पास बचे कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करूं, एक और शेल में ले लेता हूं। अब 4s के बाद क्या आएगा मेरे पास, 4p, कितने भर दूं, 3 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते थे, मेरे पास लास्ट में बचे 3, तो मैंने वहां पे कितने फिल किए, 3। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनके करने। एक और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मैं ले लेता हूं 44 और 44 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूं। तो अब 44 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करूंगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2। अब देखो यहां तक मैंने फिल कर लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि 5s2 तक जाएगा ही जाएगा। अब काउंट कर लेते हैं, देखो बेटा 10 + 10 20 + 10 30, 30 + 6 36, 36 + 2 38, बचा कितना मेरे पास 44 - 38, 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। अब 5s के बाद मुझे कौन सा भरना है इलेक्ट्रॉन, 5s के बाद मेरे पास आएगा कौन सा 4d। अब मैं चलूं 4d में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 बचे थे, 6 भर दिया। तो डी में मैक्सिमम कितने हो सकते थे, 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते थे, लेकिन मेरे पास बचे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो मैं कितने भरूंगा, 6 भरूंगा। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी बेटा, क्लियर। तो आप काम किया कीजिएगा, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप 30 से लेके 90 तक के सारे एटॉमिक नंबर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिख डालिए तो आपको ये पूरा अच्छे से याद हो जाएगा और आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक और छोटे से रूल के बारे में हम लोग चलते हैं जरा। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया p4 और मैं आपको कह रहा हूं कि भैया 4 इलेक्ट्रॉन भर के दिखा दीजिए। अब इन 4 इलेक्ट्रॉन को भरने के 2 तरीके हो सकते हैं, 1 2 3 4, और एक तरीका हो सकता है ये 1 2 3 4। तो कौन सा सही कौन सा गलत, तो आएगा दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज रॉन्ग। ये क्यों है, ये है ड्यू टू हुंड रूल। हुंड साहब का कहना था कि भैया अगर आप इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हैं ऑर्बिटल्स में तो आप ऑर्बिटल्स में तब तक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कर सकते जब तक कि ईच एंड एवरी ऑर्बिटल कंटेन एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। जब तक सबके पास एक एक नहीं हो जाता तब तक आप पेयरिंग नहीं कर सकते। अब देखो यहां पे क्या है, 3 मेरे पास ऑर्बिटल्स थे, ठीक, मेरे पास कुल 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो मैं क्या करूंगा, पहले सबको एक एक दूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, पेयरिंग करूंगा। जैसे अगर मान लीजिए आपके घर में 4 रूम हैं और रहने वाले 3 लोग हैं, तो क्या करेंगे, सब लोग एक ही रूम में रहोगे, नहीं, सब लोग क्या करेंगे, पहले अलग अलग रूम लेंगे, पहले मुझे अलग चाहिए, मुझे अलग चाहिए, मुझे। अब जैसे जैसे नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हम रूम्स के अंदर एडजस्टमेंट करते चलेंगे। पहले 3 थे, 4 रूम है तो सबने एक एक रूम ऑक्यूपाई किया, 4 हो गए तो सबने एक एक रूम ऑक्यूपाई किया। अब 5वां बंदा आएगा तो क्या करना पड़ेगा, किसी एक रूम में डबल रहना पड़ेगा और बाकी तीनों में सिंगल सिंगल। वैसे ही कुछ हुंड साहब का कहना था और यही रूल हम अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड हुंड रूल। ठीक, चलिए एक और छोटी सा कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं।
which we will call क्वांटम नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये बेटा 100% मान के चलिए कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन क्वांटम नंबर से फिक्स है। एक क्वेश्चन इस क्वांटम नंबर से फिक्स है। ठीक, अब क्वांटम नंबर है क्या? क्वांटम नंबर इज एग्जैक्टली एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ये एड्रेस है विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। कुछ सेट्स ऑफ नंबर्स होते हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस बता देते हैं कि आखिर इलेक्ट्रॉन रहता कहां है, मिलेगा कहां। वो है हमारा क्वांटम नंबर। कुल मिला के ये 4 क्वांटम नंबर होते हैं हमारे पास। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं लास्ट से स्टार्ट करता हूं क्योंकि इसको समझना बड़ा आसान है। स्पिन क्वांटम नंबर, जैसे मैंने एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखे थे, एस सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन रखे। अब जो पहला वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज घूमेगा, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन को हम देंगे +½ वैल्यू, दूसरे वाले को देंगे -½ वैल्यू। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं या तो नॉर्मली स्मॉल एस से या ms से, और इसकी सिर्फ 2 वैल्यू, या तो +½ या -½ इफ इट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन +½ इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन -½ सिर्फ 2 वैल्यू और कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, अब चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने लिया 3p4 और 3p4 के लास्ट इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर मुझे लिखना है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की तरफ जाऊंगा, जो मुझे क्या बताता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से, और ये बताता है मुझे शेल के बारे में, इलेक्ट्रॉन किस शेल या किस एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है। तो अब शेल निकालना है, एन की वैल्यू है। अब देखो यहां पे जो भी कुछ लिखा होगा वो एन की वैल्यू होगी। तो यहां पे क्या लिखा बेटा 3, तो एन की वैल्यू क्या हो गई 3। ठीक, अब आते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से, और इसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है, फॉर एस, फॉर पी, फॉर डी, फॉर एफ। ये फिक्स वैल्यू, इसको आप याद कर सकते हैं। क्या 0 123 फॉर एसपीडीएफ। तब मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये P है, तो मैं L की वैल्यू क्या लिख दूं, P के लिए देखो बेटा 1 है, 1। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं M से, और इसकी जो वैल्यू होती है वो -L2 +L होती है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा बॉक्स बनाना पड़ेगा। अब P में मुझे पता है 3 ऑर्बिटल होते हैं, अभी अभी हम लोगों ने बात किया था, तो हमने 3 ऑर्बिटल बना लिया। अब L की वैल्यू क्या करना है, -1 0 +1, ये 3 लेना है, 3 -1 0 +1 हमने ले लिया। अब कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं मुझे बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन भर दूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये मेरा चौथा इलेक्ट्रॉन है, किस में आ रहा है, -1 वाले में। तब इसकी वैल्यू हो जाएगी L की, सॉरी M की -1। देख लो, ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो चौथा इलेक्ट्रॉन किसमें, -1 वाले में, तो M की वैल्यू क्या हो गई -1। अब S की वैल्यू बता दिया था इतना। अब इसके लिए S की वैल्यू क्या होगी, अब देखो ये एंटी क्लॉकवाइज वाला है, तो इसकी वैल्यू -½ बस यही है क्वांटम नंबर, इतना। ठीक है, सिर्फ इतनी सी चीज क्वांटम नंबर में अगर आप याद रखेंगे अच्छे से, तो आपका क्वांटम नंबर बड़े आराम से हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, वी विल टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ क्वांटम नंबर, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब जैसे मैं ले लूं, चलिए 3 की बजाय 4d7। तो अब इसके n की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहां पे 4 लिखा हुआ है, 4 लिख दिया।
एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही 0 123 वाला फॉर्मूला याद रखें, एस पी डी, डी के लिए 2 आ रहा है, 2 लिख दिया। अब एम की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, वही 5 वाला बॉक्स बना लें, -2 -1 0 +1 एंड +2। अब आपको कितने इलेक्ट्रॉन बने, 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, तो 1 2 3 4 5 6 7, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां इलेक्ट्रॉन किस में गया, -1 में, तो m = -1। फिर क्या करें, s की वैल्यू कितना, भाई देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है यानी -12, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहीं पे, ये तो था 7th इलेक्ट्रॉन के लिए, अब अगर यहीं पे मैं 2nd इलेक्ट्रॉन के लिए लिख दूं, तो मैं 2nd इलेक्ट्रॉन के लिए लिख दूं, तो अब 2nd इलेक्ट्रॉन के लिए देखो, 2nd इलेक्ट्रॉन भी तो इसी में है ना, तो n की वैल्यू यहां भी 4 होगी, यहां भी l की वैल्यू 2 होगी, यहां भी ये -1 होगा, लेकिन अब यहां पे क्या होगा, +1 होगा, ठीक है। अब ये एक रूल है, इसको बोलते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इनके अकॉर्डिंगली क्या है, नो टू सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आर सिमिलर इफ 3 आर सिमिलर, 4th वन इज डिफरेंट। एक ही एटम में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। अगर 3 इक्वल होगा तो चौथा डिफरेंट होगा ही होगा। जैसे देख लो, अब 2nd और 7th दोनों तो इसी में है ना बेटा, n की वैल्यू सेम, l की वैल्यू सेम, m की वैल्यू सेम, बट s की वैल्यू नॉट सेम, ठीक है। ये कहलाता है हमारा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। होप यू वुड अंडरस्टूड अबाउट इट। कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले और हैं हमारे पास जो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूले क्या क्या हैं। सबसे पहला, अगर कोई सेल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल इज इक्वल टू 2n²। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू n², ठीक है। नंबर ऑफ शेल 2n², नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n²। अब अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन ऑर्बिटल्स इक्वल टू 2। हमेशा ये वैल्यू फिक्स है, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल, तो कितना हो जाएगा, 2 × 2l+1, 2 × 2l+1, ठीक है। अब अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालना हो तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब शेल 2l+1, ये किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे वो इनको, ये 5 ऐसे फॉर्मूले हैं जो हम सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया? तो फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा, फॉर्मूले आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे। कभी कभी क्या होता है, हमें सीधे सीधे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ कुछ ऐसा पूछ लेता है, तो हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप तो यहां तक की चीजें आपको बड़े आराम से क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट है तो बेटा आप हमें भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो चीजें थी वो ऑलमोस्ट फिनिश होती हैं। एक वीडियो हम लोग और एटॉमिक स्ट्रक्चर की लेके आएंगे जिसमें वी विल गो फॉर न्यूमेरिकल्स, एग्जैक्टली द न्यूमेरिकल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो भी उस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, एक बार हम लोग वो वाले न्यूमेरिकल्स देख लेंगे एंड देन वी विल कंक्लूड दिस चैप्टर, ओके। तो तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने सारे फ्रेंड्स को
वीडियो के बारे में बताते रहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वीडियो देख सके और ज्यादा से ज्यादा आप सब इसका फायदा उठा सके। ठीक है, हाँ, कमेंट सेक्शन में आप अपने सजेशन जरूर दीजिएगा और ये जरूर दीजिएगा कि आपको और किन किन चीजों पे वीडियोस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उस टॉपिक के हिसाब से वीडियोस बनाते रहेंगे और उस हिसाब से आपको वीडियोस भेजते रहेंगे ताकि आपकी स्टडीज अच्छे कंडीशन से चल सके। टिल देन, हैव फन, स्टे ट्यून विथ सर तरुण रूपानी's channel and yes, of course, chemistry class with R.K. Gupta. Till then, have fun. See you. Thank you.